बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। हम के लिए एक बार फिर सियासी जमातें मिल गईं, लेकिन फौज के नए डॉक्ट्रिन का क्या बनेगा? मुल्क की 34 जमातें एक तरफ और तहरीके इंसाफ एक तरफ। हमको एक और मौका देने के लिए खान साहब तैयार क्यों नहीं? ये जो सिलसिला है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा। गवर्नर सिंध फिर लौट आए, सुभान अल्लाह। हर कोई टप्पी टप्पी कर रहा है। ये टप्पी है कौन? अदालत के सवाल पर सन्नाटा। कराची में अमन अमान केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में टप्पी टप्पी की गूंज। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मुल्क की 36 सियासी जमातें मिलकर बैठी। मुल्क की सियासी क़यादत पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इससे मुल्हिक कबायली इलाकों में मौजूद शोरिश के खात्मे के लिए सर जोड़े बैठी थी। ऑल पार्टीज के नाम से होने वाला ये इकट्ठ दरअसल कबाइल में अमन की कोशिशों में मगन ग्रैंड कबायली जरगे की हिमायत के लिए हुआ। मुल्क की कमो बेश तमाम सियासी क़यादत ने आज के इजलास के बाद 5 नुकाती एलामिया जारी किया। ये एलामिया APC के मेज़बान मौलाना फजलुर रहमान ने खुद पढ़कर सुनाया। एक बार फिर सुनिए। नंबर 1, पहले से तश्कीलशुदा ग्रैंड जरगा को मज़ीद वुसअत दी जाए और तमाम मकातबी फ़िक्र की जमातों को उसमें नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 2, शुहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की फलाह बहबूद के लिए ट्रस्ट कायम किया जाए। नंबर 3, आज की APC में शामिल तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन की रहनुमाई में ग्रैंड जरगा फरीक़ैन से मुज़ाकरात शुरू करे। नंबर 4, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएँ। हम मुज़ाकरात के हर उस अमल की हिमायत करते हैं जिसके नतीजे में मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी मुस्तहकम हो। नंबर 5, आज के इस इजलास में मौजूद तमाम सियासी और दीनी जमातें और हमायदीन फाटा ये ऐलान करते हैं कि मौजूदा हुकूमत अबूरी या निगरान हुकूमत और इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत और अपोजिशन तयशुदा तजावीज़ पर अमल दरामद करने की पाबंद होंगी। APC के एलामिया से तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमन कोशिशों का आगाज कबायली जरगा जारी रखे हुए है। पश्तून रिवायात में जरगे की बड़ी अहमियत है, चूंकि पश्तून कबाइल का समाजी निज़ाम थाने, कचहरियों, अदालतों और जेलों के बगैर चल रहा है। इसलिए वहां के रोजमर्रा के जाती और इनफरादी हत्ता के आइली तनाज़ात तय करने के लिए मकामी अमायदीन अहम किरदार अदा करते हैं, जो किसी भी तनाज़े के फरीक़ैन की तरफ से नामजद किए जाते हैं। जरगा के अरकान को मिशर यानी कि बड़ा बुजुर्ग कहा जाता है, जो अपने अपने फरीक के एक तरह से वकील होते हैं और फैसला करने का इख्तियार, जिसे पश्तो में वाक कहा जाता है, इन्हीं अमायदीन में से किसी एक फर्द के पास होता है। अमूमन मकामी जरगे 2 से 7 अमायदीन पर मुश्तमिल होते हैं। जब मसला 2 खानदानों या 2 अफराद से निकलकर इज्तिमाई नौयत का हो तो फिर इलाकाई जरगे मिलकर लोया जरगा यानी ग्रैंड जरगा तश्कील देते हैं। ये लोया जरगा पश्तून रिवायात के मुताबिक बड़े बड़े कौमी मसाइल और तनाज़ात तय करता आया है। लोया जरगा का तस्वुर तारीखी एतबार से अफगानिस्तान से हमारे कबायली इलाकों तक आया है। माजी करीब में लोया जरगा ने कौमी सतह के मसाइल अफगानिस्तान में तय किए। इनमें हामिद करजई की हुकूमत के लिए लोया जरगा ने किरदार अदा किया। इसी तरह अफगानिस्तान में सदारती तर्ज हुकूमत के फैसले की तौसीक भी लोया जरगा ने की। लोया जरगा की खूबी यह है कि इसमें किसी भी तनाज़े के फरीक़ैन रज़ाकाराना तौर पर शरीक होते हैं और तनाज़े के हल का इख्तियार वो इलाके के माहिदीन को दे देते हैं। पाकिस्तान के कबायली इलाकों जहां इस वक्त ड्रोन हमले हवाओं से हो रहे हैं और जमीन पर तालिबान मकामी आबादी और फौज के साथ लड़ रहे हैं, वहां लोया जरगे का वजूद तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान अपने अपने मिशर यानी वकीलों के जरिए इस जरगा का हिस्सा नहीं बन जाते। अगर हम इस लोया जरगा को नामुकम्मल कहें तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। अभी इस जरगे ने अपनी पहली कोशिश ये करनी है कि हुकूमत पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आमादा करना है। हुकूमत कहती है कि हम आईन पाकिस्तान के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन तालिबान दस्तूर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते।
दूसरी तरफ हमारी फौज है जो अपना दिफाई नजरिया यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी तब्दील करके अंदरूनी खतरे को ज्यादा बड़ा खतरा करार दे चुकी है। क्या वो अपने नजरिए के खिलाफ जाएगी और क्या मुल्क की सियासी हुकूमत और क़यादत को भी ऐसा करने देगी? अगला मरहला तालिबान को बंदूक के बजाय बात पर राजी करने का है। क्या वो इस पर कायल हो सकेंगे? इस पर बात करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं अयाज वजीर, साबिक सफीर हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे इन सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन एक सवाल जो मौलाना फजलुर रहमान से सहाफी ने किया कि क्या फौज इस एलामिया को मानेगी, उनका जवाब आपको दिखा दें। किस तरह की बात, ये शक फैलाने वाली बात है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि कौमी कायदीन के आज की इस इत्तिफाक राय को किसी महाज पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। अयाज वजीर हमारे साथ हैं। अयाज वजीर साहब, आप वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। वो तालिबान जो जरगों को निशाना बनाते हैं वो अमायदीन के पास आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इनकी बात सुनेंगे? देखिए, पहले तो हम ये देख ले कि ये कबायली अमायदीन ये जमीयतुल उलमा इस्लाम के नुमाइंदे हैं या पूरे कबायली इलाके के जैसे वो अपने अमायदीन चुनते हैं, ये उन सब की नुमाइंदगी करती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि अवामी नेशनल पार्टी ने एक APC बुलाई थी, उसमें भी शायद कबायली कुछ जो मशरान आए थे। सही। तो अब भी मौलाना साहब के इस जिरगे में या इस कॉन्फ्रेंस में कुछ कबायली लोग आए हैं। सही। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पूरे ट्राइबल एजेंसियों की। वहाँ का अपना एक निज़ाम था, एक सिलसिला था, ये उसके तहत इस तरह जिरगे तश्कील पाते थे कि सारे लोगों की नुमाइंदगी करती थी। हर एक ट्राइबल एजेंसी में 2-2, 3-3 कबीले आबाद है, हर एक कबीले की नुमाइंदगी होनी चाहिए, न कि सिर्फ MNA या वो लोग जो किसी पार्टी से मुंसलिक हैं। एक लिहाज से तो नुमाइंदगी हो जाती है कि उस इलाके से एक आध लोग आ गए, लेकिन ये उन कबाइल के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मैं नहीं समझता कि होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे पहले भी देखे, अगर कबायलियों का गम इन सियासी पार्टियों के साथ होता, मैं बहुत ही माजरत के साथ कहता हूँ कि 10 साल हो गए कबायलियों के ऊपर जंग जारी है, तो ये 10 साल में इनके साथ न कबायलियों की फिक्र हुई, न गम हुआ, न कबायलियों की आवाज उठाई, न असेंबली के अंदर एहतजाज किए। अब इलेक्शन के दिन आ गए, हर एक सियासी जमात कबायलियों की तरफ भाग रही है। तो इस मसले का हल सही बात है, बातचीत से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कबायली अमायदीन का नुमाइंदा जिरगा होना चाहिए, जो मैं फिलहाल इस सिलसिले में नहीं देखता। आपको पूरी नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही? हम लश्कर को आप कहते हैं कि निशाना बनाया गया, तब भी हुकूमत उनकी सपोर्ट में नहीं आई। एक तरफ तो तालिबान है, उस तरफ आप कहते हैं कि अमायदीन की पूरी नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन क्या फौज हुकूमत बैठेगी? देखिए, अगर फौज इसमें शामिल नहीं है तो फिर तो बात करनी ही इसलिए बेकार है कि कबायली इलाके में पिछले 5 सालों से जब से ये सिविल हुकूमत आई है, वहाँ ट्राइबल एरिया में सिविल हुकूमत है ही नहीं। कोई ट्राइबल एरिया में मुझे कोई दिखा दे। अभी पहली मर्तबा एक कबायली गवर्नर लगा दिया, तो अगर सही तरीका फॉलो करना है तो मैं तो समझता हूँ कि उस गवर्नर को इख्तियार दिया जाए कि वो सब ट्राइबल एजेंसी से लोगों को नुमाइंदगी के बुनियाद पे इकट्ठा करके उस जिरगे को लॉन्च कर ले और उस जिरगे को ये पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे दे, न कि यहाँ से तश्कील शुदा जिरगा इनके मर्जी के मुताबिक वो किस्सा सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोशिश तो इसे अच्छी कहा जा सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरी तरह से अमायदीन की नुमाइंदगी जो है उस पर सवालिया निशान है, और दोनों पार्टीज जो हैं वो किस तरह से इनको मानेगी, तालिबान, फौज और हुकूमत, ये भी देखना अभी बाकी है। हमारी अगली स्टोरी ब्रेक के बाद जो हम शामिल करेंगे वो भी बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ तो लगता है कि तमाम जमातें थी लेकिन कोई है जो इसमें शरीक नहीं था। अगली स्टोरी ये रही। मुल्क की 34 जमातें एक तरफ और तहरीके इंसाफ एक तरफ। हमको एक और मौका देने के लिए खान साहब तैयार क्यों नहीं?
18 मई 2009 को स्वात में ऑपरेशन करने का फैसला हुकूमत ने एपीसी के नतीजे में किया। इसके बाद 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हमले के बाद कशीदगी पैदा हुई। तब भी हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया। 10 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एपीसी करवाई। 14 फरवरी 2013 को एएनपी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एपीसी करवाई, जिसको तालिबान के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ और तालिबान दोनों का मौक़िफ़ था कि एपीसी इंतखाबी हरबे से ज्यादा और कुछ मानी नहीं रखती। इसी तरह आज की एपीसी भी तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी है। हालांकि सलाला हमले पर और इसके बाद होने वाली एपीसी में इमरान खान का सारा जोर इस बात पर था कि हमको एक मौका देना चाहिए। इसके बाद कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों के खिलाफ भी एक रैली लेकर टांग तक गए, लेकिन जब से फौज ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ सिक्योरिटी में तब्दीली की है, इसके बाद से तालिबान के साथ मुज़ाकरात और दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस में तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं कर रही। सवाल सादा सा है कि क्या अब हमको मौका नहीं देना चाहिए? क्या इमरान खान इज्माए कौम को गलत और फक्त अपनी सोच को दुरुस्त समझते हैं, या महज सियासी अदावत इन्हें हक बात कहने से रोक रही है? सादा सवाल ये बनता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के लिए तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या तब्दील हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो क्यों? यही सवाल होगा और जवाब होंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शफकत महमूद से। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। क्यों शिरकत नहीं की इस बार भी आपने? हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं गए कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन के करीब आके इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस करने का मतलब मसाइल का हल नहीं होता। ये सिर्फ एक सियासत है और इलेक्शन के करीब अपनी सियासी साख जो गिरी हुई थी उसको सहारा देने के लिए पहले एएनपी ने कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब ये फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। और इसका अगर इनको वाकई ख्वाहिश होती कि अवाम के जो उस इलाके के मसाइल हैं या ट्राइबल एरिया के जो मसाइल हैं अगर उनको हल करना है तो ये जिरगे ये एपीसीज आज से साल पहले 2 साल पहले क्यों नहीं हुई? ये सब हुकूमतों में थे, सब फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत में थे, एएनपी भी हुकूमत में थी, उस वक़्त क्यों नहीं किया इन्होंने? इनको इस वक्त क्यों ख्याल लिया? तो हम समझते हैं कि इस सियासी जो शोबदाबाजी आप कह सकते हैं उसमें हम शरीक होने के लिए तैयार नहीं हैं। चले पहले ना सही अब सही, आप क्या समझते हैं ये सारी सियासी जमातें सिवाय आपके, इसके अलावा कबायली अमायदीन करोड़ों लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब गलत हैं, सिर्फ आप ठीक हैं? ये देखिए हमने अपनी सोच है, हमारी अपनी इसके बारे में आ रहा है। बाकी पार्टीज जो हैं वो उनका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हम ये हम इसलिए मैंने फिर उसको रिपीट करूँगा कि हम ये कह रहे हैं कि अभी किसी एक हुकूमत के 10 या 12 दिन रह गए हैं और मेरा ख्याल है इतना ही सारी हुकूमतों के 15 दिन, अगर 16 मार्च को जाना है तो क्या 15 दिन 17 दिन रह गए। इन 17 दिनों में आखिरी दिनों में आके इस किस्म की कॉन्फ्रेंस, लेकिन मौलाना साहब भी ये कह रहे थे अगली हुकूमत की भी अगर हम बात करें उस पर भी लाजिम होगा और इन्हीं पार्टीज के लोग होंगे अगली हुकूमत में भी। अगली हुकूमत पे कैसे बाइंडिंग होगा? इसलिए कि जो नई हुकूमत आएगी, जो अवाम की मदद से आएगी, उसका एक अपनी सोच होगी, एक अपनी थिंकिंग होगी। तो क्या ये जो सारा इलेक्शन है या जो इलेक्शन का प्रोसेस जिसमें से हम गुजरेंगे, क्या वो किसी उसका कोई फ़ायदा नहीं है या उसका कोई असर नहीं है? अब अगर हुकूमतें तब्दील हो गई और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनी तो क्या हमें ये बाइंडिंग है जो आज ये फैसला कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम अंडरस्टैंड करती हैं, मीडिया को भी समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक मीडिया शो है। फर्क क्या है? आप वक्त की तो बात करते हैं, पहले ना सही अब सही, अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, एपीसी हो रही है। आप अगर रैली निकालते हैं ड्रोन हमलों के खिलाफ, यहां भी सियासतदान भी उसके खिलाफ हैं, फर्क कहां है? बात यह है कि ये तसव्वुर करना कि यही लोग अगली हुकूमत में होंगे, ये तसव्वुर करना कि यही अगली हुकूमत में आके फैसले करेंगे या जरगे बनाएंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि उस इलेक्टोरल प्रोसेस की नफ़ी है। अच्छा ये बताएं, मुज़ाकरात के अगर आप हामी हैं, यहाँ तो आप शरीक नहीं हुए, तो फिर क्या किया जाए, क्या है हल? मुझे आप बताएं कि ये ड्रोन हमलों के आप तो बातें कर रहे हैं खिलाफ होने की, लेकिन जब हम वज़ीरिस्तान गए हैं तो यही फजलुर रहमान साहब हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे, यही कह रहे थे कि, और इन्होंने अपनी पार्टी के ज़रिए मस्जिदों में हमारे सारी जो मार्च थी, जो ड्रोन हमलों के खिलाफ थी, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की।
اور انہوں نے بلکہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے یہود اور نصارہ ٹائپ کے الزام جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے لگوائے، اور خود ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کو برا بھلا کہا۔ اگر ان کو اتنی محبت ہوتی قبائلی عوام کے ساتھ اور ڈرون حملوں کے اتنے یہ خلاف ہوتے، تو یہ جب ہم گئے ہیں وزیرستان تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اس چیز میں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ علاقے کے عوام کا مسئلہ ہے، ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے بلکہ ہمارے ساری مارچ کو ڈرون حملوں والی ریلی کی تو آپ نے بات کی، اس کے خلاف ریلی کی، لیکن میرا سوال جو اس سے پہلے میں نے پوچھا مذاکرات کا، آپ بھی کہتے ہیں مذاکرات حل ہیں، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ کس طرح کے مذاکرات آپ چاہتے ہیں؟ بالکل ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اس لیے کہ جنگوں کے حل جو ہیں وہ مذاکرات سے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہے جو پچھلے 8-9 سال سے لگاتار اور بدستور کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ سب لوگ جو ابھی اکٹھے ہوئے ہیں یہ بولتے نہیں تھے۔ جب الیکشن قریب آیا ہے اور ان کو احساس ہوا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے چاہیے، تو اب یہ سب وہی زبان جو ہے وہ بولنے لگ گئے ہیں۔ تو مذاکرات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی اس علاقے کے عوام ہیں وہ تنگ ہیں، ان کے ساتھ ایک رابطہ کرنا ضروری ہے، جس کو امریکنز کہتے ہیں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز، وہاں پہ جانا ضروری ہے۔ جو لوگ ڈرونز کی وجہ سے اور باقی وجوہات کی بنا پر ان تنظیموں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کو توڑنا ضروری ہے، امریکہ سے کی جنگ سے نکلنا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ابھی اگلے 2 مہینے کے بعد یا 2.5 مہینے کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی، یہ اس کا مینڈیٹ ہوگا۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ یعنی تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگرچہ مذاکرات حل ہیں لیکن اے پی سی کو وہ نہیں مانتے کیونکہ یہ سب سیاسی شعبدہ بازی ہے۔ امریکہ کے عمل دخل کی اگر ہم بات کریں وہ بھی ہمیں بہت نظر آتا ہے ان سارے معاملات میں، اور اسی سے جڑی ہے ہماری اگلی سٹوری۔ امریکہ کو ایک بار پھر اپنے ہیرو کی یاد ستائی ہے، وہی ہیرو جو اس وقت پشاور کی جیل میں 33 برس کی قید کاٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے امریکہ کو اس کے دشمن نمبر 1 یعنی اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں مدد کی تھی۔ خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ ڈونا روہر بیکر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شکیل آفریدی نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں اہم کردار ادا کیا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر شکیل امریکی ہیرو ہیں جن کی حفاظت امریکی شہریوں پر ایک قرض ہے۔ شکیل آفریدی خیبر ایجنسی میں صحت کے شعبے میں انچارج تھا جس نے جعلی ٹیکوں کی مہم کے ذریعے امریکہ کی اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں مدد کی، جس کا اعتراف اس وقت کے امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 22 مئی 2011 کو پشاور سے گرفتار کیا گیا، جبکہ 23 مئی 2012 کو اس کو 33 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اس سزا کے خلاف بھی امریکہ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پاکستان کی امداد میں اتنے ہی $1 ملین کی کٹوتی کر دی جتنے سال ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سزا سنائی گئی۔ دوسری بار شکیل آفریدی اس وقت پھر خبروں کا موضوع بنے جب 11 ستمبر 2012 میں اس نے جیل سے ہی فاکس نیوز کو فون کے ذریعے انٹرویو دے ڈالا۔ اب سوال یہ بھی عام ہے کہ امریکہ کو ایک بار پھر ڈاکٹر شکیل کی یاد کیوں ستائی؟ کیونکہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کے پاس پیسے کی خاطر دین ایمان بیچنے والے شکیل آفریدی جیسے ہم وطنوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس بات کا انکشاف امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن کی رپورٹ میں بھی ہوتا ہے، جس کے مطابق CIA نے فاٹا میں 3000 افراد پر مشتمل پیرا ملٹری فورس بنا رکھی ہے۔ پشتو بولنے والے مقامی افراد پر مشتمل یہ خفیہ فورس شدت پسندوں کو گرفتار اور ہلاک کرنے میں CIA کی مدد کرتی ہے۔ یہ فورس CIA کے ساتھ پاک فوج کی بھی مدد کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے دوسرے انکشافات بھی چونکا دینے والے ہیں، جن کے مطابق پاکستانی فوج ڈرون حملے کے لیے فضائی راستہ فراہم کرتی ہے، اور اگر کبھی ڈرون طیارہ کریش ہو جائے تو اس کے ملبے کو اکٹھا بھی پاک فوج کرتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے طالبان سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اس رپورٹ کی حقیقت کیا ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے ڈرون حملوں کے بعد صرف روایتی صدائے احتجاج شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے، اور شک اور وسوسے تو اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ امریکہ پشاور کی جیل میں قید اپنے ہیرو کی حمایت میں اس وقت کیوں قرارداد پاس کر رہا ہے، جب پاکستان ایران سے گیس لائن اور گوادر کو چین کے حوالے کرنے کے 2 ایسے فیصلے کر چکا ہے جن سے امریکہ ہرگز خوش نہیں۔ اللہ کرے یہ وسوسے اور خدشے درست نہ ہوں، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، مگر بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں اگلی سٹوری ہماری جو ہوگی وہ آپ کے سامنے یہ رہی۔ یہ جو سلسلہ ہے پیار کا، میں نے آپ دیکھا یہ معجزہ، گورنر سندھ پھر لوٹ آئے، سبحان اللہ۔
वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, यानी गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद की वापसी हो गई। उनकी वापसी के साथ ही उनके इस्तीफे का मुअम्मा भी हल हो गया, जिन्होंने वापस आते ही वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी कर ली। उनके इस्तीफे के बारे में एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन का कहना है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के बगैर 4 साल तो क्या 4 माह भी नहीं गुजार सकती थी। उन्होंने या राब्ता कमेटी ने गवर्नर सिंध को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा, बल्कि इरशादुल इबाद ने खुद इस्तीफा दिया। लेकिन हर मकतबा फिक्र के लोगों ने उनसे सिफारिश की कि गवर्नर सिंध को ना जाने दिया जाए और सिंध में मोहब्बत, अमन और मुल्क की बका के लिए उन्होंने गवर्नर सिंध को दोबारा ओहदा संभालने की हिदायत कर दी। ये इशरतुल इबाद की गवर्नर हाउस में दूसरी बार वापसी है। इससे पहले 27 जून 2011 को जब एमक्यूएम आजाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर हुकूमत से अलहदा हुई थी तो गवर्नर साहब उस वक्त भी दुबई चले गए थे, जिनकी वापसी उस वक्त भी अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर हुई थी। अब एक बार फिर यही कहानी दोबारा दोहराई गई है। गवर्नर सिंध तो वापस आ गए, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान क्या चल रहा है इसकी अभी समझ नहीं आ रही। एमक्यूएम ने सिंध में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया तो मुखालिफिन ने इसे मुत्तहिदा का टोपी ड्रामा करार दिया। आज होने वाले 2 कामों से ये बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं लगती। एक, गवर्नर सिंध का वापस आना और दूसरा, सिंध असेंबली में एमक्यूएम के अरकान को अपोजिशन की नशिस्तें मिलना, जिन्होंने आज अपोजिशन का रोल अदा करते हुए सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची बिल 2012 की शदीद मुखालफत की। लेकिन मुखालफत के बावजूद बिल मंजूर हो गया तो मुत्तहिदा के अरकान असेंबली से वॉकआउट कर गए। अभी मुत्तहिदा के वुज़रा के इस्तीफे भी मंजूर नहीं हुए। यूं बैक एमक्यूएम सिंध हुकूमत में भी शामिल है और अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही है। एमक्यूएम के नाकिदीन कहते हैं कि एमक्यूएम हुकूमत से सिर्फ इसलिए अलग हुई ताकि अपनी मर्जी का निगरान सेटअप ला सके। ये बात कितनी सच है इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे रेजिडेंट एडिटर रोजनामा दुनिया अहमद हसन से। अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या मामला है? एक तरफ इस्तीफा वापस लेते हैं गवर्नर, वापस आ गए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब सख्त बयान देते हैं। आज उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को अगर इक़्तिदार में ला सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि पीर पगारा ने 14 दिसंबर 2012 को जब हैदराबाद में जलसा आम से खिताब किया था तो उस वक्त ये इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को राज़ी कर रही है कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाए, क्योंकि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि 18वीं तरमीम में ये बात तय हो गई है कि निगरान वज़ीर आला जो होगा वो सिटिंग वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेफाक राय से होगा। सही। तो इसके पेश नज़र पीर पगारा ने यह इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है। इसी वजह से इस दफ़ा एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना है, लोगों के सवालात का सामना है कि क्या आप और पीपल्स पार्टी ने ये मिली भगत से किया है। और फिर ये भी है कि क्योंकि इससे पहले एमक्यूएम कई मरतबा हुकूमत से अलहदगी का अपना फ़ैसला वापस ले चुकी है, इसलिए भी लोग बार बार सवाल कर रहे हैं और एमक्यूएम की क़यादत जो है वो अब तक उसको वजाहतें करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि रोज़नामा दुनिया ने आज से 10-12 रोज़ पहले ही ये खबर शाये की थी कि इस मरतबा एमक्यूएम कि अब अपोजिशन बेंचों से वापस नहीं आएगी हुकूमती बेंचों पर और लेकिन गवर्नर सिंध इस्तीफा नहीं देंगे, वो काम करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी खबर सच साबित हो रही है। एक और खबर रोजनामा दुनिया की सच साबित हुई, यानी अब निजाम इसी तरह चलेगा, गवर्नर अपनी जगह रहेंगे और वुज़रा के इस्तीफे भी मंजूर हो जाएंगे और अपोजिशन में भी रहेगी एमक्यूएम। नहीं, वुज़रा के इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं किए गए हैं और वुज़रा के सिवा बाकी अरकान असम्बली जो हैं उनको ज़बानी तौर पर स्पीकर ने कह दिया है कि जी आप अपोजिशन बेंचों पर बैठें, लेकिन वुज़रा के इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए गए हैं और उनको अपोजिशन बेंचें भी अलाट नहीं की गई हैं जी। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मिर्ज़ा गालिब फरमा गए हैं कि बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये जी चलें। और वज़ीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि आइंदा हुकूमत में भी एमक्यूएम उनके साथ होगी। लगता है कि यही दुरुस्त साबित होगा। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद जो स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे वो ये रही। हर कोई टप्पी टप्पी कर रहा है, ये टप्पी है कौन? अदालत के सवाल पर सन्नाटा। कराची में अमन अमान केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में टप्पी टप्पी की गूंज। कराची अमन अमान केस में जमीनों के कब्जे और गैर मुल्की अलॉटमेंट के मामले की समाअत के दौरान बार बार अवैस मुजफ्फर टप्पी के नाम का जिक्र हुआ।
जब जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी झुंझला कर पूछ उठे कि ये टप्पी कौन है तो कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। अदालत ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पूछा कि ये टप्पी कौन है तो शाजिर शमून ने कहा कि वो टप्पी को नहीं जानते। इस पर दरखास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी अपनी सीट से खड़े हो गए और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात काट कर बोले कि ये टप्पी के साथ मिलकर कराची की जमीनों पर कब्जा करते हैं। टप्पी ही असल में सिंध का वज़ीर आला है, पूरी इंतजामिया उसी के हुक्म पर चलती है, जमीनों पर कब्जे भी इन्हीं के हुक्म पर होते हैं और गैर कानूनी अलॉटमेंट भी उन्हीं के दम से है। सुपर हाईवे पर सरकारी जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए फी एकड़ है, जबकि वो 10,000 रुपए फी एकड़ में फरोख्त कर दी गई। इस पर अदालत ने मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा कि अगर टप्पी को नहीं जानते तो बयान हल्फी जमा करवा दें। जवाब में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अचानक याद आ गया कि उन्होंने टप्पी का नाम मीडिया पर सुन रखा है, लेकिन अदालत सवाल कर रही थी कि टप्पी क्या भूत है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। शायद ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जब हमने टप्पी की तस्वीर तलाश करना चाहिए तो बड़ी दिक्कत हुई। कराची के हर फसाने में इन दिनों टप्पी का नाम है, लेकिन इसका अक्स कहीं नहीं। ये तस्वीर हमें बड़ी मुश्किल से मिल सकी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अदालत ने अवैस मुजफ्फर टप्पी समेत 4-7 अफराद से जवाब तलबी कर ली है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मुंतकिल होने वाली जायदादों का प्रिंटेड रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत के इल्म में लाया गया था कि मोहतरमा की शहादत के बाद होने वाले जलाओ घेराव में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड जला दिया गया था। बाद में जो रिकॉर्ड बनाया गया इसमें 5 एकड़ को 500 एकड़ बना दिया गया। बहुत से लोगों की लीज दूसरे नाम पर मुंतकिल करके कब्जे किए गए। कराची में लैंड माफिया और भत्ता माफिया, कब्जा माफिया के खिलाफ अदालत से साबिक नाजिम कराची जनाब नेमतुल्लाह ने भी रुजू कर रखा है। उनसे जानते हैं कि जमीनों पर कब्जे दास्ताने हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है। नेमतुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका दुनिया न्यूज से बात करने के लिए। ये बताइए, आप जानते हैं कि टप्पी साहब हैं कौन? ये टप्पी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों से सुना है वो सिर्फ यही है कि वो टप्पी जो है वो हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान के जो बिल्कुल नंबर 1 हैं, उनके चहीते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि ये कब्जा लैंड माफिया, कब्जा माफिया हम बहुत सुनते हैं, अदालत में भी इसकी बात होती है, इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ दास्ताने हैं, ऐसे ही बातें हैं? नहीं, हकीकत तो 100% हकीकत है। इसलिए कि हमने तो मैंने जो पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पूरी मैंने तफसील दी है, एक एक प्लॉट की तफसील दी है कि ये एम्यूनिटी प्लॉट है, ये पार्क का प्लॉट है, इसे मकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं जमीन को अलॉट करके। तो मैंने तो खुद बाकायदा कहा हुआ इसके अंदर। और वैसे भी मैं कहा था कि ये में कोई, लेकिन कोलिशन पार्टनर्स जो हैं खुद वो ही लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है और पकड़ सकता भी नहीं, कोई कोलिशन पार्टनर भी हैं वो। तो ये जो इस वक्त जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी लैंड ग्रैबिंग कभी नहीं हुई कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर सारे के सारे जो पार्क्स हैं उन पार्क्स को कन्वर्ट करके और रेजिडेंशियल प्लॉट किया जाए और वो प्लॉट को बेच दिया जाए। ये सब होता कैसे है? जो है इतनी आसानी से हो जाता है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर कैसे लेता है इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से कब्जे और ये सब कुछ? लेकिन पहली चीज ये है कि इसके अंदर जब तक के कोई इंडिपेंडेंट किस्म का इदारा डिप्यूट नहीं किया जाएगा, जिसके लिए बात अभी की थी हमारे केस में की थी बात, वो कमीशन को मुकर्रर करेंगे, वो कमीशन जो है इंक्वायरी करेगा। इसलिए कि जब तक के इंडिपेंडेंट किस्म का और समझ लीजिए कि किसी की तरफ उसका रुझान न हो, वो आदमी वो कमीशन अगर मुकर्रर किया जाता है तो ही पता लगेगा इसी तरीके से। वरना ये इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे केस में कर रहे हैं, ऐसे ही हर केस के अंदर हर जमीन के ऊपर, हर प्लॉट के ऊपर इनका रवैया यही होगा। अमन अमान अमल दरामद केस है और इसमें यह भी पहले ही कहा जा चुका है कि कब्जा माफिया, लैंड माफिया की वजह से भी कराची के हालात खराब हैं। ये बड़ा जरूरी है काम खत्म हो सके। आपको उम्मीद है कि अदालत इसको खत्म करवा सकेगी? उसके अंदर बहुत कुछ हाथ जो है ये लैंड ग्रैबिंग का है। लैंड ग्रैबिंग की वजह से जो आपस में ये लड़ते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो फिर जो बाहर की पब्लिक है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। इसलिए ये जो हो रहा है इस वक्त अमन और अमान की सूरत हाल, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है या बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो लैंड ग्रैबिंग का है। जब तक कि ये लैंड ग्रैबिंग पूरी तरीके से मुकम्मल तौर से बंद नहीं होगी कराची के अंदर, अमन और अमान की सूरत हाल इम्प्रूव नहीं हो सकेगी।
آپ کو کتنی امید ہے سپریم کورٹ کچھ کر سکے گی؟ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کسی حکم پر عمل نہیں ہوا سپریم کورٹ کے. جی آپ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا نا کہ وہ تو چکر دیتے ہیں باقاعدہ. کبھی کہتے ہیں کہ جو مسجدیں ہیں کیا کریں ہم مسجدوں کو توڑ دیں. ارے بھائی مسجدیں کتنی ہیں اس کے ہم تو آپ سینکڑوں پلاٹ بتا رہے ہیں اور سینکڑوں پلاٹ کے اندر سینکڑوں مسجدیں تو نہیں ہیں نا. مسجد ایک ہوگی, امام بارگاہ ایک ہوگا, لیکن آپ اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسے کہ ساری زمینیں جو ہو رہی ہیں لینڈ گریبنگ وہ مسجد کی زمین ہے. مسجد کی زمین کوئی نہیں ہے, یہ سب بکواس ہے یہ. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں یہ لینڈ گریبنگ کو ختم کرنا نہیں چاہتے. لیکن سوال یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو اتنے زیادہ اختیارات رکھتا ہے کہ جس کو چاہے سرکاری زمین جس طرح مرضی جس مرضی قیمت پر الاٹ کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیے لینڈ ریونیو کے آپ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, لینڈ ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا ہے. پروونشل جو منسٹرز ہیں ان کے انڈر میں ہوتا ہے لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کے خیال میں کوئی منسٹر کے خلاف جا سکتا ہے کوئی ریونیو کا آفیسر, لینڈ ریونیو کا آفیسر؟ آپ گئے ہیں عدالت میں, لینڈ ریونیو ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, آپ عدالت میں کوئی گئے, نہیں جاتا ہے. آپ عدالت میں گئے, اس سے فرق نہیں پڑا؟ میں عدالت میں گیا ہوں, میں خود بھی اپیئر ہوا ہوں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر, اور پورا اب تک انہوں نے میری تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. 1 سال سے زیادہ کے اندر کبھی تک کسی نتیجے پر ابھی تک ہم نہیں پہنچے. جی اچھا, آپ حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو کہا گیا کہ ریکارڈ جل گیا تھا 874 دیہاتوں کا اور 83 کا اب بھی اپڈیٹ ہونا ہے. بورڈ آف ریونیو کے ممبران یہ بتاتے ہیں یہ سب کچھ جب ہو جائے گا پھر معاملات یہ لینڈ مافیا کے رک جائیں گے. نہیں, اگر لینڈ گریبرز کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے باقاعدہ, یعنی کوئی یہ ثابت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ جو انہوں نے پلاٹ قبضے کیے ہوئے ہیں, پاس قبضے کیے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے پلاٹ بنائے ہوئے ہیں, پلاٹ بنا کے بیچے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں اور ریکارڈ ہیں سب چیزیں. اور ایسی کوئی چیز نہیں جو ریکارڈ نہ ہو سکے اس کی. کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی بالکل اس کے اندر بہت سخت قسم کا ایٹیٹیوڈ لینا ہوگا, اور سخت ایٹیٹیوڈ لے کر کے وہ کسی انڈیپینڈنٹ کمشن کے ذریعے سے اس کو کرائیں گے. اگر لینڈ گریبنگ کے سلسلے میں انکوائری کرائیں گے, پلاٹوں کی رہیں گے, کتنے پلاٹ ہیں, کون سی پلاٹوں کی مسجدیں ہیں, کن پلاٹوں کا عدالت تو بہت سنجیدہ نظر آتی ہے, لیکن اب تک جتنے بھی امن و امان کیس میں حکم صادر کیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے ان پہ کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا, اور یہ لینڈ گریبنگ کا معاملہ بھی اس میں سے ایک ہے. اور جہاں تک بات ہوئی ٹپی صاحب کی, تو نعمت اللہ خان صاحب کا بھی کہنا ہے انہوں نے ان کے بارے میں سنا ہے, ہر کسی نے سنا ہے, واضح طور پر کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال عدالت نے نوٹس بھی جاری کر دی ہیں, دیکھتے ہیں امن و امان کیس میں آگے کیا ہوتا ہے. محمد اسامہ غازی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.